हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 9th की मैथ की प्रश्नावली 1.2 कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। बच्चों, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं, उन सबको मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालता जा रहा हूँ। यदि आपको YouTube पर हमारी वीडियो ढूंढने में परेशानी होती हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन वीडियो को क्रम से देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2। बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले आपके लिए उसे सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर अपने सवालों को करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले सीखते हैं इसका बेसिक। सबसे पहले बात आती है अपरिमेय संख्याएं। बच्चों, पिछली वीडियो में हम परिमेय संख्याओं पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपने वह वीडियो अब तक नहीं देखी हो तो आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ हम अपरिमेय संख्याओं को सबसे पहले सीखेंगे। अपरिमेय संख्या होती क्या है? वह संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। p/q मतलब अंश और हर के रूप में हम जिन्हें नहीं लिख सकते, वह अपरिमेय संख्या होती हैं। ये तो हुई इसकी परिभाषा, लेकिन अब इसे समझे कैसे? सर, परिभाषा तो आपने बता दी। देखिए, समझने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वह संख्या हमारी होती है अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2। यदि आप इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे तो आप एक निश्चित संख्या पर पहुंच नहीं पाएंगे। अगर फिर भी कोशिश करते हैं तो आपको अपने जवाब में मिलेगा 1.4142 और इस तरीके से ये संख्या चलती चली जाएगी, लेकिन आप इसका वर्गमूल पूरी तरीके से निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से √3, इसका भी नहीं निकाल सकते। बात आती है पाई। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। अब ये मत कहना कि सर इसका मान तो 22/7 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। हाँ, लेकिन ये इसका लगभग मान होता है, लेकिन वास्तविक मान ये नहीं होता। वास्तविक मान होता है इसका ये वाला 3.142 और आगे बहुत संख्या है, लास्ट इसका है नहीं। ठीक है ना? तो यहां बस याद रखिए कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से 1/√7, 7√5 ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? तो आप अपरिमेय संख्याओं को अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। दूसरी आती है वास्तविक संख्याएं। ये क्या होती हैं? देखिए, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहला परिमेय संख्याएं और दूसरा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं से अभी आप परिचित हो चुके हैं अभी। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याएं। देखिए, परिमेय संख्याओं में हम प्राकृत संख्याओं को काउंट करते हैं, जो कि 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। पूर्णांक जिसमें 0 के साथ सारी धनात्मक संख्याएं और सारी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। यानी कि हम कहें तो हम जितनी भी संख्याएं जानते हैं ना, वह हमारी सारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब ऐसी कोई संख्या ही नहीं बची जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ना आती हो। ठीक है ना? चलिए, देखिए बच्चों, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर आपने वास्तविक संख्या लिखी है, तो क्या कोई ऐसी भी संख्या होती है जिन्हें हम अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कह सकते हैं? हाँ, होती है, क्यों नहीं होती है। गणित में कुछ भी असंभव नहीं है। तो हम देखिए काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्याओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ये आपके सिलेबस का भाग नहीं है ना, कभी इनसे एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाएगा, लेकिन ये तो मैं बस आपकी मन की तसल्ली के लिए बताना चाहता हूँ। रूट के अंदर कोई भी माइनस की संख्या यदि आपको कहीं लिखी हो दिखे ना, तो आप उसे क्या कहेंगे? यह एक काल्पनिक या अवास्तविक संख्या है। ठीक है, चलिए अब यदि आप बच्चों इतना सारा कुछ सीख गए, तो ये समझिए आप इस पूरी एक्सरसाइज को लगभग अभी सीख गए कि इसमें होता क्या है या होना है क्या। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम अपने सवालों को।
प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अच्छा, देखिए पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बच्चों आप बताइए, अभी हमने सीखा था कि वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं, जिनमें अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या होती हैं। तो वो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल, सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बताइए आप? हम यहाँ लिखेंगे सत्य। अब इसका कारण भी लिख देंगे। हम लिखेंगे क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। बच्चों इस सवाल को समझने के लिए हम यहाँ एक संख्या रेखा लेते हैं। देखिए इस संख्या रेखा पर ये जीरो के दाईं ओर सारी धनात्मक संख्या और इधर ऋणात्मक संख्या होती हैं। आप जानते हैं इस चीज को। अब इस सवाल को एक बार फिर से पढ़िए। वो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। रूट m का मतलब यानी कि यहाँ जितने भी बिंदु है ना, वह सारे वर्गमूल हैं। क्या आप उनका सबका वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं। आप रूट 1 का निकाल सकते हैं, रूट 2 एक वर्गमूल संख्या नहीं है। तो यानी कि ये तो हो गया इसका गलत। अच्छा दूसरा भी देखिए, एक और पॉइंट है इसमें, जहां m एक प्राकृत संख्या है। आप जानते हैं प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती हैं? 1, 2, 3 और इस प्रकार अनंत तक जाती हैं। लेकिन संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो ये आपका प्रश्न क्या हो गया, सत्य या असत्य? बताइए। ये हो गया आपका असत्य। तो इसका जवाब होगा बच्चों असत्य। ठीक है, ये यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने ये इसे यहाँ लिख दिया है। ध्यान रखना ये दूसरे वाले का आंसर है असत्य। ठीक है। अच्छा अब इसका कारण भी आपसे पूछा है, तो कारण में हम लिख देंगे संख्या रेखा पर ऋणात्मक व धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, परंतु सभी बिंदुओं पर एक वर्गमूल संख्या नहीं हो सकती। ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों अभी हमने सीखा था, जब वास्तविक संख्याएं सीखी थी तो वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा था, एक अपरिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्याएं तो आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ परिमेय संख्याएं भी आती हैं। जबकि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, जो कि गलत है, क्योंकि सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, असत्य। चलिए लिखते हैं इसे भी। तो हम यहाँ लिखेंगे असत्य। ठीक है। अब कारण भी बताना है हमें, तो उसे भी बताते हैं। तो हम लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय व अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बच्चों इतने सवाल को करने के बाद हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को तो बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब यही हमसे वो सवाल में पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखिए हम इसका जवाब ऐसे नहीं देंगे, हम कुछ संख्याओं को लेते हैं। ठीक है। जैसे पहले हम एक पूर्णांक लेते हैं 2। यदि हम इसका वर्गमूल करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें संख्या प्राप्त होगी 1.4142 और इस तरीके से अनंत तक संख्याएं मिलती चली जाएंगी जब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। कुल मिलाकर यह है कि इसका कोई लास्ट बिंदु होगा नहीं। तो 2 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 हमारी कैसी संख्या प्राप्त होगी हमें? अपरिमेय। ठीक है ना। चलिए कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए अब हम 3 लेते हैं। यदि हम इसका भी वर्गमूल करेंगे ना तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1.732 और इसका भी कभी लास्ट बिंदु हमें मिलेगा नहीं। तो ये भी हमारी एक कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या वह होती है जिनका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल आए। अब इन दोनों का वर्गमूल नहीं निकला तो ये दोनों संख्या कैसी हो गई?
अपर में। ठीक है, चलिए कोई दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब की ली हमने 4, इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल होगा 2। ये क्या हुआ, ये तो एक पूर्णांक ऐसी मिल गई जो एक परमेय संख्या है। यहाँ दो संख्याएं तो हमें ऐसी मिली थी जो अपर में थी, लेकिन अगली संख्या हमें मिल गई जो परमेय है। तो अब हम इस सवाल को फिर से एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे। वो पूछ रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपर में होते हैं। देखिए नहीं होते, ये दोनों तो अपर में मिली, लेकिन ये अगली संख्या हमें पर में मिल गई। ऐसे ही यदि हम √9 का वर्गमूल करेंगे ना तो हमें मिलेगा 3, ये भी एक परमेय संख्या है। तो अब हम इसका जवाब लिख सकते हैं। तो हम अपने जवाब में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपर में नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे वो पूछ रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम √4 दे सकते हैं, इसका वर्गमूल 2 होगा। और चाहे तो हम √9, जो भी आपको अच्छा लगे, √9 का वर्गमूल क्या होगा 3। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों सवाल तो समझ में आ रहे हैं आपको। हाँ मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं और उन्हें सवाल समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। चलिए देखिए बच्चों, इस सवाल को करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी। जैसे हमें एक तो चाहिए समकोण त्रिभुज, ठीक है, और एक हमें चाहिए पाइथागोरस का ये वाला सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ जो √5 है ना, ये हमारा होगा कर्ण। क्या होगा, कर्ण। कैसे, वो उसे हम सीखेंगे अभी। देखिए हमको √5 चाहिए कर्ण की जगह। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में जो कर्ण ये वाली भुजा होती है ना, वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। मतलब यदि हमें कर्ण चाहिए ना तो हम निकालेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। अच्छा देखिए कर्ण की जगह हमें लाना है √5। एक बात सोचिए, हम यहाँ कौन सी संख्या रखें कि इन दोनों का वर्ग करने के बाद हमको 5 मिल जाए। हम 2 रख सकते हैं आधार की जगह, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा। और लंब 1 रख सकते हैं, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, तो 4 और 1 को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 5। ठीक है ना, चलिए तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार की जगह हम रखते हैं 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस लंब की जगह रखते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर 2 का अगर वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 4, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 और 1 5। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब हम इस दोनों तरफ चढ़ा देते हैं वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए वर्ग से वर्गमूल का चिन्ह कट जाएगा आपस में, तो इधर तो बचेगा कर्ण। ठीक है, क्या समझाया मैंने, जब कहीं वर्ग होता है ना तो वर्ग के निशान से वर्गमूल का निशान कट जाता है। ठीक है, और इधर बच गया हमारा √5, यानी कि कर्ण हमारा निकलकर कितना आया, √5। ठीक है ना, ये कर्ण हमारा √5 निकलकर आ गया। देखिए चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और चाहे तो मैं आपको और थोड़ा सा एक अच्छी सी ट्रिक दिखा दूं। देखिए चाहे तो आप इस रूट को, ये आपका जो वर्ग है ना, यदि आप इसको 5 पर भेजेंगे ना तो यहां से तो ये वर्ग हट जाएगा और यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा। वो चढ़ता उसी तरीके से जो हमने अभी आपको बताया था कि दोनों तरफ वर्गमूल कर दीजिए, वर्ग से वर्गमूल का निशान कट जाएगा, इधर वर्गमूल बचा रहेगा। ठीक है ना, चलिए देखिए कर्ण बराबर √5 आ गया। अब क्या कह रहा है, हमको हमारा आधार और लंब तो मिल गया। आधार हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर और लंब कितना है 1 सेंटीमीटर। बस अब इसी को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। चलिए करते हैं इसे भी। चलिए अब इसे भी संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक ऐसी डिवाइस के माध्यम से पढ़ाता हूं वहां पेन पेंसिल प्रकाल फुटा नहीं चल सकते, इसलिए मैंने यहाँ ये फोटो कागज पर बनाकर पहले से ही आपके लिए तैयार करके रखा है। यहाँ मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ जाएं। ठीक है ना, क्योंकि मैं इस
डायग्राम को यहाँ बना नहीं सकता। ठीक है, चलिए देखिए वो कह रहा है कि संख्या रेखा पर √5 को आपको निरूपित करना है। चलिए देखिए आप इस तरीके से एक संख्या रेखा बनाएंगे, ये 0 और 0 के दाईं ओर 1 2 3 4 और 0 के बाईं ओर -1 -2 और -3 का निशान बना लेंगे। इतना तो आप जानते हैं ना, बहुत छोटी क्लास से आप सीखते आ रहे हैं इनको बनाना। अब देखिए आधार हमारा कितना था, 2 सेंटीमीटर। तो देखिए 0 से 2 सेंटीमीटर तक तो हम काम करेंगे यहाँ और यहाँ, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा बन गया, हम सीधा बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया हमारा आधार। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का आधार बन गया। अब लंब कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो आप एक काम कीजिए, आप लीजिए एक चांदा और चांदा को इस प्रकार रखिए। देखिए ये जो है ना, पॉइंट 2 पर रखिए चांदा को, ये वाला निशान। ठीक है ना, और इस तरीके से 90 डिग्री के ऊपर एक लगा दीजिए निशान। ठीक है, यहाँ 2 पर रखकर चांदे का ये वाला पॉइंट इस तरीके से और 90 डिग्री का निशान लगा दीजिए। मुझे पता है आप 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। ठीक है, और इस निशान को लगाने के बाद चांदा को हटा दीजिए। अब देखिए फुटा की सहायता से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का एक बिंदु रखकर 1 सेंटीमीटर की ये रेखा खींच दीजिए। ये वाली रेखा आपको कितने सेंटीमीटर की खींचनी है, 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसे नाम दे दीजिए कोई भी, R। और अब एक काम कीजिए, R और P को यहां से ये मिला दीजिए, यानी कि आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया बनकर तैयार। ठीक है, अच्छा ये जो आपकी है ना रेखा, ये कितने की हो जाएगी, √5 की। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों। चलिए फिर से बता रहा हूं, सबसे पहला क्या काम करना है, संख्या रेखा खींचनी है। संख्या रेखा खींचने के बाद उस पर 0 से इधर दाईं ओर 1 2 3 4 यानी कि धनात्मक संख्या, इधर ऋणात्मक संख्या। फिर 0 से 2 तक एक बिंदु लेकर यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बनाना है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, नाम दे दीजिए PQR। अब PR को यहाँ मिला दीजिए, इस तरीके से आपका √5 का कर्ण बनकर हो गया क्या, तैयार। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक काम कीजिए, अब लीजिए एक प्रकाल। अब प्रकाल पेंसिल लेकर प्रकाल का ये वाला पॉइंट है ना, ये रखिए अपने बिंदु P पर। ठीक है, और पेंसिल को रखिए यहाँ, मतलब प्रकाल में इतनी दूरी भर लीजिए नाप से, यहां से लेकर यहां तक बिंदु R तक की दूरी ले लीजिए। और लेने के बाद बिंदु O को केंद्र मानकर ही एक इस तरीके से चाप लगा दीजिए यहां। देखिए यहां कहीं काटेगा वो आपका ये वाला चाप √5 का, ये जो पॉइंट होगा ना, ये कितना का आएगा आपका, √5 का। तो यही हो गया हमारा क्या, संख्या रेखा पर √5 की लंबाई। ठीक है ना, अब हम यहाँ लिख भी देंगे, पहले तो इस प्रकार को हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है, PR बराबर √5, यानी कि जो PR लंबाई है ना हमारी, ये कितनी है, √5 की। ठीक है, और ये PS जो ये वाला बिंदु था ना, इसे हमने नाम दिया था S। तो जो PS हो गई ना, यहां से P से लेके इस तरीके से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, √5 की। और इसी को तो बोल रहा है हमसे कि संख्या रेखा पर आप √5 को कैसे निरूपित करेंगे। लो भैया कर दिया, इसमें क्या था, बहुत सरल सवाल था। ठीक है ना, अच्छा बच्चों सवाल तो समझ में आ रहे हैं आपको, बहुत आसानी तरीके से मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से। मुझे पता है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि सवाल समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, कक्षा के लिए क्रियाकलाप, वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। कागज की एक शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। ठीक है, एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। ठीक है, अब P2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। तब P3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं।
इस प्रकार आप बिंदु O, P1, P2, P3, Pn प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर √2, √3, √4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। मतलब बच्चों, ये हमसे एक चित्र बनाने के लिए कह रहा है। इतनी लंबी चौड़ी जो है इसने सवाल को बना के दे दिया है। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, इस तरीके के प्रश्न आपको कभी भी अपने एग्जाम में देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा वहां निश्चिंत रहिए कि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज में दिया है तो इसे करना तो पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। वैसे निश्चिंत रहिए, एग्जाम में आपको इस तरीके का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, वो हमसे क्या कह रहा है कि एक वर्गमूल सर्पिल की रचना करने के लिए बोल रहा है हमसे। ठीक है, बहुत सरल सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं इस सवाल में। देखिए बच्चों, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं एक ऐसी डिवाइस के माध्यम से आपको पढ़ाता हूं जहां पेन, पेंसिल, प्रकाल, फुटा, चांदा आपका कुछ भी नहीं चलता। इसलिए यहां मैं आपको डायरेक्ट चित्र बनाकर नहीं दिखा सकता। मैंने ये चित्र आपके लिए पहले से कॉपी पर बनाकर तैयार करके रखा है यहाँ, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आप इसे बहुत बारीकी से यही समझ जाएंगे। ठीक है ना। देखिए, वो हमसे कह रहा है कि बिंदु O लीजिए। ठीक है, देखिए हमने यहां लिया है एक बिंदु O और एकक लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है OP। तो मैंने यहां ये वाली रेखा खींची है कितने सेंटीमीटर की? 1 सेंटीमीटर की। कितने की? 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हम लेंगे चांदा, क्योंकि हमें एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। चलिए लेते हैं एक चांदा। देखिए, चांदा हम इस तरीके से रखेंगे, ये 1 सेंटीमीटर की लंबाई है ना, तो यहाँ ये 90 डिग्री वाला कोण बनाता हुआ चांदा रख देंगे यहाँ। ठीक है, और एक बिंदु लगा देंगे यहाँ। ठीक है, ये रेखा हमने फुटा की सहायता से खींची थी। ये वाली रेखा हम खींचेंगे किससे? पहले तो चांदे पर रखकर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक निशान लगा देंगे, यहाँ बिंदु रख देंगे। ठीक है, अब चांदे को हटाएंगे। देखिए चांदे को हटा दीजिए। फिर अब क्या करेंगे? अब लीजिए आप अपना फुटा या स्केल और इस बिंदु से और यहां रखती हुई एक रेखा खींचिए, ये वाली। और कितने सेंटीमीटर की खींचनी है आपको ये वाली रेखा? ये रेखा खींचनी है हमको 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये वाली भी 1 सेंटीमीटर की और ये वाली भी 1 सेंटीमीटर की। अब यहां जो 1 सेंटीमीटर जहां खत्म हुई ना, उसको और इस O बिंदु को मिलाती हुई ये वाली एक रेखा खींच दीजिए, ये। तो ये आपका कर्ण बनकर तैयार हो गया। कितना? √2 सेंटीमीटर का। ठीक है, समझ में आया ये कैसे बन गया? और ये क्या है आपका? 90 डिग्री का कोण। ठीक है, रेखा थोड़ी सी तिरछी हो रही है, मैं बिना फुटा की सहायता से आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप यदि स्केल से खींचेंगे ना तो ये रेखा बिल्कुल सीधी होंगी। ठीक है ना बच्चों। चलिए, अब हमारा OP कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये हमने यहां लिख दिया है, OP बराबर 1 सेंटीमीटर। और इसको एक नाम दे दीजिए। इसको क्या नाम देंगे? P1। ठीक है, अच्छा, और OP1 कितना है हमारा? √2 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब क्या करेंगे? अब ये हमारी √2 रेखा थी ना, ये वाली √2 कर्ण, अब इस पर चांदा रखेंगे हम। ठीक है, यहाँ चांदा रख देंगे, यहाँ ये जो है ना रेखा, इस पर चांदा रख देंगे इस तरीके से। और यहाँ इस बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई चांदे को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ एक रख देंगे बिंदु। ठीक है, अच्छा, अब चांदे का काम खत्म, चांदे को आप हटा दीजिए। अच्छा, चांदा हमारा हटा दिया हमने। जब चांदा हटाया तो अब लेंगे हम अपना स्केल और इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, ये। और कितने सेंटीमीटर की खींचनी है ये? इसे भी हमें खींचना है 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर की नाप कर खींच देंगे, बस। यहाँ एक बिंदु मिल गया हमें नया, नाम दे दीजिए इसे P2। ठीक है, अब P2 और O को मिलाती हुई फिर से एक रेखा खींच दीजिए, ये हमारा कितनी आएगी? ये हमारी आएगी, देखिए यहाँ हमने पहले से भी लिख रखी है, √3। ये कितने की आएगी हमारी? अगर आप इसे नापेंगे तो ये बनेगी हमारी √3 की। ठीक है, और यहाँ हमारा एक
90 डिग्री का कोण बनकर हो गया तैयार, यानी कि समकोण त्रिभुज बनकर हो गया तैयार। ठीक है ना। चलिए इतना बन गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो हमने यहाँ √3 वाला ये कर्ण खींचा था, अब इस चांदे को रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस पर, इस वाली रेखा पर। अब इसे आधार बना देंगे हम। अभी तक ये जो है पिछले सवाल में हमारा कर्ण था, लेकिन अब ये हमारा आधार का काम करेगा। ठीक है, तो ये आधार हो गया। इस आधार पर हमने रखा ये अपना चांदा इस बिंदु से, और यहां से 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ ये रखेंगे एक बिंदु यहाँ पर। ठीक है, रख दिया। अब क्या करेंगे, इस चांदे को हटा देंगे। चांदे का काम यहाँ खत्म हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाती हुई स्केल से 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है हमें। कितने सेंटीमीटर की लेनी है? 1 सेंटीमीटर की। ये दूरी हो गई 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहाँ कोई बिंदु है तो इसे नाम दे दिया हमने P3। ठीक है, अब P3 और O को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे हम। अच्छा, ये कितने सेंटीमीटर की होगी हमारी? ये √3 थी तो ये हो जाएगी √4। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखिए, √4 बराबर क्या होता है? यदि आप √4 का वर्ग करेंगे ना, यदि 4 का वर्गमूल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2। यानी कि ये वाली जो रेखा होगी हमारी कितनी होगी? ये होगी हमारी 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, समझ में तो आ रहा है बच्चों सवाल? हाँ, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये हमने 2 सेंटीमीटर की कर्ण निकाला था ना। अब ये वाला 2 सेंटीमीटर अब हमारा काम करेगा आधार का। अब चांदे को रखेंगे हम यहाँ इस वाली रेखा पर। ठीक है, अब ये हमारा बन गया आधार। चलिए अब फिर वही 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक बिंदु रख दीजिए यहाँ, और अब क्या करेंगे, अब चांदे को हटा दीजिए। जब चांदे को आप हटाएंगे तो फिर क्या करना है, अब लेना है आपको स्केल, और स्केल की सहायता से इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींचनी है आपको। कितने सेंटीमीटर की? क्योंकि वो बार बार आपसे एक ही चीज कह रहा है, एकक लंबाई। एकक लंबाई यानी कि जो हमने मानी है वही। अब तक हम 1 सेंटीमीटर हमने ली है ना, तो सारी रेखाएं हमारी 1 सेंटीमीटर की ही होंगी। ठीक है, तो अब ये भी हमारी 1 सेंटीमीटर की है। अच्छा, जहां ये बना नाम दे दीजिए इसे नए बिंदु को P4। अच्छा, अब P4 और O को मिला दीजिए। ये जो मिलाएंगे ना, रेखा थोड़ी सी तिरछी हो रही है क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट हाथों से बना रहा हूं। आप स्केल से बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल सीधी बनेगी। ठीक है, अब ये आप काम थोड़ा सा स्केल से कर लेना, ये थोड़ी सी सीधी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो अब ये हमारा क्या हो गया, ये आधार है, ये लंब हो गया, ये हमारा कर्ण। कर्ण ये कितने का है? ये √4 का था तो ये हो गया √5 का। ये √5। OP4, ये देखिए OP4 बराबर हो गया √5। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो √5 था ना, अब इसे आधार मानेंगे हम। इसको हम क्या मानेंगे? आधार। ठीक है, तो फिर चांदे को हम इस तरीके से रखेंगे इस आधार पर। फिर वही 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ निशान लगा देंगे। लग गया। अब इस चांदे को हटा दीजिए। अब काम किसका शुरू होगा? स्केल का, यानी कि फुटा का। फुटा को आप इस तरीके से रखिए, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए फुटा को रखिए अपने स्केल को, और इस बिंदु से यहां तक 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए। कितना है ये? 1 सेंटीमीटर। यहां आपको एक नया बिंदु मिला, नाम दे दीजिए P5। अब क्या करना है, P5 और O को मिला देना है, तो आपको एक नया कर्ण फिर से मिल जाएगा। ये √5 था तो ये कितना होगा? √6। कितना होगा? √6। ठीक है, नया कर्ण आपका तैयार। चलिए अब देखिए, यहां फिर से आपको 90 डिग्री का कोण बनकर तैयार हो गया। देखिए, ये जितने भी कोण बनेंगे ना, हर जगह एक 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि आप 90 डिग्री ही चांदी की सहायता से बना रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब अगले पे चलते हैं। अब देखिए, जो आपका ये √6 था ना, पिछले सवाल में आपने इसे जो है क्या माना था? कर्ण। अब ये हमारा क्या, किसका काम करेगा? ये हमारा काम करेगा आधार का। ठीक है, तो चांदी को आप इस तरीके से रख लीजिए। फिर वही 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ
निशान लगा दीजिए, चांदे को हटाइए, चांदे को हटा दिया। फिर वही स्केल को एक यहां बिंदु और इस बिंदु से मिलाते हुई एक रेखा खींचनी है हमें, कितने सेंटीमीटर की, फिर से वही 1 सेंटीमीटर। ये लंबाई चेंज नहीं करनी है क्योंकि वो बोल रहा है प्रश्न पे एकक लंबाई का बनाना है हमें। ठीक है, यह नया बिंदु मिला, नाम दे दिया P6। अब क्या करना है, P6 और O को इस तरीके से मिला देना है यहाँ, ये दोनों यहाँ O पर मिलकर बन जाएंगे। अब ये कितने का आएगा, हमारा ये 6 का था तो ये आ गया √7 का। OP6 बराबर √7। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात मैं बताऊं आपको, यहाँ अगर मैं पूरा इसको सर्पिल आकृति को बनाऊंगा ना तो बहुत समय खराब होगा, और आप समझ तो चुके हैं किस तरीके से आपको बनाना है। मैं नहीं चाहता बच्चों को फालतू में बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को समझाया जाए। आप इतना समझ गए ना, इस तरीके से आप पूरी आकृति को बना लेंगे और आपकी समय की भी बचत होगी, वीडियो भी थोड़ी छोटी ही सी रह जाएगी। जब आप इसे पूरा बनाएंगे ना, देखिए यहां मैंने आपको P6 तक तो बनाकर दिखा दिया, ठीक है, ये हमने अभी तक बनाया है पीछे। अब इसे और आप बनाएंगे ना तो P7, P8, P9, P10 इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो ये आपको P16, P17 तक आपका लगभग बनकर हो जाएगा तैयार, और यही आपको बनाकर अपनी कॉपी पर दिखाना है। ठीक है ना, इस तरीके से ये सर्पिल, वर्गाकार सर्पिल आपकी बनकर चित्र जो आकृति है ना वो तैयार हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा, रोज ही डालता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पैसे नहीं लगते और बहुत बड़ा काम भी नहीं है। आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, बस उसे दबाना है और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना है। बस छोटा सा काम है, कर दीजिए। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल इतने ही सवाल करेंगे क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में सवाल ही 4 ही है। ठीक है ना, तो इस वीडियो में 4 सवाल। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।